पाकिस्तान मिलिट्री के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिंगापुर में होने वाली शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। आज की इस वीडियो में हम उनका मैसेज समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने भारत को दिया है और जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री अप्रोच होगी फ्यूचर वॉरफेयर में भारत के साथ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको समझना मेरी नज़र में निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की स्टेटमेंट पर। उन्होंने जो एडमिट किया है कि उनके तैयारे गिरे हैं। हम इन दोनों चीफ्स के स्टेटमेंट्स और बयानात को बड़ा गौर से एनालाइज करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान और भारत की वॉरफेयर का फ्यूचर। इस रिसेंट पाक इंडिया झड़प के बाद जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है दोनों मिलिट्रीज के दरमियान, उसको समझेंगे और एंड पर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और भारत की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जारी हैं और उसमें किसको कामयाबी मिल रही है। शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में मुनक्किद हुआ था, जो कि एशिया का एक प्रीमियम डिफेंस फोरम है जिसमें पूरी दुनिया के डिफेंस चीफ और मिलिट्री चीफ शिरकत करते हैं और इसमें यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर हेग्सेथ, उन्होंने भी शिरकत की थी। लेकिन हम नज़र डालेंगे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की स्टेटमेंट्स पर। आज की इस वीडियो में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्टेटमेंट नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा की स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो हमें पता ही है कि भारत के 6 तैयारे गिरे थे जो उन्होंने एडमिट किया है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से पैगाम गया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन मिलिट्री की जानिब से पहली बार ये तस्लीम किया गया कि उनके तैयारे गिरे थे। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें जो उनकी जस्टिफिकेशन थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो एडमिट किया कि जी हाँ, हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने तैयारे गिरे हैं। उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट ये है कि ये तैयारे क्यों गिरे हैं। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन, why they were down, what mistakes were made, that is important, numbers are not important। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारा नुकसान हुआ तो हमारी आर्म फोर्सेस ने क्विकली एनालाइज की हमारी टेक्टिकल मिस्टेक्स और उसके बाद 2 दिन बाद जहाज़ों को उड़ाया। The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, rectify it and then implement it again after 2 days and flew all our jets again, targeting at long range। यानी उन्होंने एडमिट कर लिया कि 2 दिन तक उन्होंने अपने तैयारे नहीं उड़ाए पाकिस्तान के डर से, जो कि एक बहुत बड़ी शिकस्त जाहिर करती है भारत की। और इस बयान के बाद पूरे भारत में एक वावेला मच गया कि ये इन्होंने किस तरह का बयान दिया है। और बहुत से एनालिस्ट का ये भी कहना था जो इनको डिफेंड कर रहे थे कि यार ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक मिलिट्री के आदमी है, तो इनको डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देनी नहीं आती। और ये भी तनकीद हो रही थी कि इनको गवर्नमेंट से मशवरा देकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। ये इन्होंने खुद क्यों दिया अभी हमें नहीं पता, उन्होंने गवर्नमेंट से मशवरा किया या नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा एडमिशन उन्होंने किया और साथ ही वो ये भी बता गए कि हमने 2 दिन तक तैयारे उड़ाए नहीं। जो हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने कंप्लीट विजिबिलिटी हासिल कर ली थी भारत की एयर स्पेस की, इसकी वजह से भारत बिल्कुल पैनिक हो गया था। इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पाकिस्तान ने कम्प्लीटली जैम कर दिया था और भारत की एयर स्पेस को कंट्रोल कर लिया था। इसलिए हम धड़ाधड़ उनके फाइटर जेट्स गिरा रहे थे। और इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न थी कि भारत के सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। उनकी इंटरऑपरेबिलिटी और सिंक्रोनाइजेशन आपस में बहुत वीक थी S-400 की राफेल सिस्टम्स के साथ या फिर अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ, जबकि पाकिस्तान का ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट चाइनीज़ मेड था, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम्स की इंटीग्रेशन सीमलेस थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिला है और भारतीय 2 दिन तक ये एनालाइज करते रहे कि हम जहाज़ किस वक्त उड़ाएं अपने। उनको इतना डर पैदा हो गया था पाकिस्तान का। और जब उनको बहुत बड़ी शिकस्त मिली 6 और 7 मई की रात को और उन्होंने अपने प्लेन्स को ग्राउंडेड कर लिया, उसका बदला उन्होंने किस तरह उतारा पाकिस्तान की एयर बेसिस को अटैक करके। पाकिस्तान एयरफोर्स पर सारा गुस्सा उन्होंने निकाला फिर और ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को उन्होंने फिर निशाना बनाया। इसके अलावा बीजेपी के एक और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी मोदी सरकार पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये एम ही क्लेम कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है और उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बैठकर बात की है। उन्होंने भी एडमिट किया है कि हमारे 5 तैयारे गिरे थे। उन्होंने तो ब्लंटली कह दिया है कि जी हाँ, 5 तैयारे गिरे थे भारत के। और इस हवाले से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्लेम किया फ्रेंच तैयारों को और मोदी की इस डील को जो उन्होंने फ्रांस के साथ की थी।
अभी हम भारत के एयर चीफ की स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करेंगे कि उसमें उन्होंने कितनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। पहले आते हैं इसी शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा की स्टेटमेंट पर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ एक बहुत ही ज़बरदस्त मिलिट्री ऑफिसर हैं और उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान का केस पेश किया है। उन्होंने पूरी दुनिया को वार्न कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं करेगा। और इसमें उनके मुताबिक 2 से 3 रीजंस हैं कि पाकिस्तान अब इंतज़ार क्यों नहीं करेगा, क्यों फ़ौरन रिटेलिएट करेगा। पहला तो ये कि भारत में एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट बैठा हुआ है जो पॉलिटिक्स की बेस पर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। और इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि इस एस्केलेशन को रोकने के लिए मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन भारत ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया। Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polity's extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. यानी उनका मतलब ये था कि इन लैक ऑफ मैकेनिज्म्स और भारत के एटीट्यूड की वजह से हम नेक्स्ट टाइम इंतजार नहीं करेंगे और इसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिटी के पास भी इनफ टाइम नहीं होगा कि वो एस्केलेशन को रुकवा सकें, जो कि एक बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। उन्होंने कहा इस वक्त की जो कंडीशन है वो प्री वॉर सिचुएशन पर चली गई है और ट्रूप्स वापस अपनी पोजीशंस पर पहुंच गए हैं। वी आर बैक टू द प्री क्राइसिस एरा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एस्केलेशन का जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत लो हो चुका है। इस जंग के बाद ये चीज़ सामने आई है। An escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि पहले लड़ाई होती थी LOC पर, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के ऊपर, यानी कश्मीर के ऊपर जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, साहिर शमशाद मिर्जा के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया गया है और मेन लैंड सिटीज़ को निशाना बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है। और उनके मुताबिक इस बार ये जो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है मेन सिटीज़ को टारगेट करने का, नेक्स्ट टाइम भी ये हो सकता है और मोस्ट प्रॉबेबली होगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जिससे दोनों साइड्स की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और पोटेंशियल दाव पर लग चुका है। 1.5 अरब लोगों की ज़िंदगियां अब ख़तरे में हैं।
उसके बाद वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान पर आए, इंडस वाटर ट्रीटी की बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत आबी जारियत कर रहा है उससे पाकिस्तान की 240 मिलियन की आबादी ख़तरे में है। एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा हो गया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है और हमारी ज़मीनों का अगर पानी बंद कर दिया जाता है तो ये 240 मिलियन लोगों के लिए एक बहुत डेंजरस सूरत हाल है। और इसी चीज़ ने वॉर का थ्रेशोल्ड बहुत लो कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि पहले थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा था, आप LOC के ऊपर एक दूसरे पर हमले करते थे, फायरिंग करते थे, सियाचिन में कोई वाकया हो जाता था, कारगिल में कुछ हो जाता था, यानी जंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज तक महदूद रहती थी। उसके बावजूद वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करती थी या मेन लैंड सिटीज़ तक नहीं आती थी। इस बार उनके मुताबिक ये बड़ी डेंजरस चीज़ हुई है कि पहले इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस हुए हैं और मेन सिटीज़ को निशाना बनाया गया है और बाद में LOC पर माहौल गर्म हुआ है और इसीलिए उनके मुताबिक ये एक डेंजरस सिचुएशन है। और उनके ख्याल में अगर ये न्यू नॉर्म सेट हो गया तो ये आम लोगों की ज़िंदगियां, उनकी जानो माल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा करती है और इसकी वजह से रीजन की जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो भी दाव पर लग चुकी है, क्योंकि वॉर का जब थ्रेशोल्ड इतना लो होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इंटरवीन करने का टाइम नहीं मिलेगा और एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बहुत कम अरसे में। और इसलिए उन्होंने वार्न किया कि कश्मीर के मसले का हल बहुत ज़रूरी है। अगर ये मसला हल ना किया गया तो पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी जारियत का सामना करता रहेगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानियों को बंद करने का मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान भारत के साथ अमन चाहता है, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बेस पर, ये वन साइडेड नहीं चल सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमने फ्यूचर में बड़े नुकसान से बचना है तो हमें म्यूचुअल रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है, रिकग्निशन ऑफ रेड लाइंस की ज़रूरत है, यानी रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और इसलिए उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी को कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर बैठें और एक मैकेनिज्म सेट करें फॉर्मल डायलॉग का, जिसमें वॉर थ्रेशोल्ड को हाई किया जाए। इन मैकेनिज्म्स के ना होने की वजह से मिस कैलकुलेशंस का खतरा है, जिसकी वजह से एस्केलेशन बढ़ सकती है। तो ये तो था पाकिस्तान का पैगाम भारत के लिए। हमने अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है भारत पर, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत नैरो है, भारत के पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है, जिसकी वजह से हमारी सिटीज़ को ज़्यादा आसानी से भारत निशाना बना सकता है। हमारी मेनलैंड सिटीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर के रिलेटिवली बहुत करीब है, जबकि भारत की जो मेन सिटीज़ हैं वो दूर हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, साउथ इंडिया की बात कर लें, बेंगलोर की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, ये काफ़ी दूर हैं। और पाकिस्तान के लिए इन सिटीज़ को निशाना बनाना एक चैलेंज है, जबकि हमने देखा है कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड सिटीज़ को टारगेट किया है, लाहौर को ड्रोन्स के ज़रिए और पिंडी को भी मिसाइल्स के ज़रिए। और जिस रात भारत पाकिस्तान की एयर बेसिस पर मिसाइल्स दाग रहा था, उस दिन बहुत से स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि अब ये टाइम है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रिस्टोर किया जाए और भारत को जवाब दिया जाए, नहीं तो भारत एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर लेगा। और अभी वॉर एनालिस्ट के मुताबिक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि भारत का ये न्यू नॉर्मल सेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्होंने सो कॉल्ड दहशतगर्दी के कैंप्स को निशाना बनाया, उसी रात पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव हुई और 3 से 4 तैयारों को निशाना बनाया। उससे 2 दिन बाद हमने देखा इन्होंने ड्रोन्स भेजे और उससे अगली रात फिर इन्होंने मिसाइल्स दागना शुरू कर दिए, जिसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने विद एन आवर दिया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत। और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में डेटरेंस को रीस्टैब्लिश किया। इसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बहुत ज़रूरी था कि भारत की इस एग्रेशन का जवाब दिया जाता और उसको इजराइल बनने से रोका जाता, और पाकिस्तान ने ये सक्सेसफुली किया है। लेकिन इस पर बहुत सी बहस भी हुई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर ये मिसाइल्स आखिर गिरे क्यों, और इसका जवाब यही बनता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान अब शायद HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है चाइना से, जो कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत मजबूत सिस्टम्स हैं। इस हवाले से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से जब न्यूक्लियर वॉरफेयर के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत अभी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने से बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कन्वेंशनल ऑपरेशंस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को अभी दोनों साइड से क्रॉस नहीं किया गया, दोनों साइड्स में सेन माइंड्स बैठे हुए हैं और इस हवाले से हमारी कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहती है। ये भारत के चीफ का कहना था। ऑन बोथ साइड्स द मोस्ट रैशनल पीपल आर इन यूनिफॉर्म अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की स्टेटमेंट पर अगर हम नज़र दौड़ाएं और भारत के CDS की स्टेटमेंट पर, तो पता लगता है कि दोनों आर्मीज़ की जानिब से कोई ख़ास इंटेंशन नज़र नहीं आ रही थी इसको एस्केलेट करने की।
और ये क्लियरली मोदी के अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे जिनकी वजह से उन्होंने आर्मी को इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की है और उनकी आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर का कोई क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल शॉट खेलने की कोशिश की मोदी ने, जो बैकफायर कर गई है। और इस वक्त पूरे भारत में तनकीद हो रही है कि इनके सीडीएस ने क्या कहा, और खाली सीडीएस नहीं, इनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की है अपनी हुकूमत पर। उन्होंने थोड़े दिन पहले अपनी एक तकरीर में कहा कि नॉट अ सिंगल डिफेंस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम, व्हाई प्रॉमिस समथिंग विच कैनॉट बी अचीव्ड। और उनका डेफिनेटली इशारा हुकूमत की तरफ था कि बहुत से प्रोग्राम्स जिनके हवाले से बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं लेकिन डिलीवर नहीं किए जाते भारतीय एयरफोर्स को। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हवाले से उन्होंने भारतीय हुकूमत को ब्लंट वार्निंग्स दी हैं और इसको भारतीय मीडिया ने खुद कवर किया है। ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि मोदी के पॉलिटिकल मिसएडवेंचर ने किस तरह इनकी आर्मी को जलील किया है। और पाकिस्तान आर्मी ने इसके जवाब में क्लियर मैसेज दे दिया भारत को कि अगली बार अगर एस्केलेशन होती है तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, बल्कि फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। और इस बार हमने अपने सबसे शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था फतह को, जिनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर्स तक है। अगली बार पाकिस्तान मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत ने एक झूठा दावा किया था कि पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और इस हवाले से भारत के मीडिया पर फेक न्यूज़ चली थी। भारत की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करने के हवाले से, उसमें कोलंबिया में उनको मुंह की खानी पड़ी है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। और शशि थरूर साहब वहाँ पर अफसोस कर रहे थे कि कोलंबियन हुकूमत ने ये क्या किया है। जो मोदी सरकार के मिस एडवेंचर्स के हवाले से डैमेज कंट्रोल करने गए थे वो मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान का भी एक डेलीगेशन दुनिया के डिफरेंट कैपिटल्स में पहुंचना शुरू हो गया है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा था पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की थी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में, जिसमें ये तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान गए थे और वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त ऑप्टिक्स देखने को मिली थी। और इसके अलावा इसहाक डार ने चाइना का विज़िट किया था, जहाँ पर तालिबान के साथ मामला तय पाए थे और चाइना का शुक्रिया अदा किया था। इसके अलावा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत बेहतर तरीके से उनको इंगेज किया है। वो लॉबिंग के ज़रिए, चाहे मिनरल डील हो, चाहे वो क्रिप्टो डील हो जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, या फिर दहशतगर्दी के हवाले से CIA और ISI का कोऑपरेशन, जिस पर ट्रंप ने पाकिस्तान को थैंक यू भी कहा था। ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अमेजिंग करार दिया, ट्रंप ने पाकिस्तानियों की तारीफ़ की और ट्रंप ने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। ये डेफिनेटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी हैं। और भारत की जो ख्वाहिश थी कि इस जंग के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिप्लोमेटिकली एक महाज बनाए, वो भी वो बनाने में नाकाम रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था। दुनिया इनके नैरेटिव को बायर नहीं कर रही है। जितना मर्जी अच्छी इंग्लिश बोल लें या जितने मर्जी अच्छे एक्सेंट के साथ अपने टॉप ब्रेन्स को बाहर भेजें, इनका एजेंडा कामयाब नहीं होने वाला। और दुनिया ने देख लिया कि वो भारत जिसको अमेरिका चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहा था, वो पाकिस्तान से मार खा गया। और पूरी दुनिया में, पूरे अमेरिकन मीडिया में, ब्लूमबर्ग में, वॉल स्ट्रीट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबरें छप रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके 6 तैयारे मार गिराए। चाइना खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में सामने आया है और इसके मुकाबले में अमेरिका ने भारत को वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ट्रंप के भारत के साथ ट्रेड रिलेटेड बहुत से इख्तलाफात हैं, जबकि पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों पर ताउन करने को तैयार है अमेरिका से। ये चीज़ पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ट्रंप के ज़्यादा करीब कर रही है। पाकिस्तान ने इस बार भारत को स्ट्रेटेजिकली आउटस्मार्ट कर दिया है और इसमें मोदी सरकार के भी बहुत से ब्लंडर्स शामिल हैं। भारत अभी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि हमने पाकिस्तान के एक्शंस के बारे में अपना जो पेशेंस है या थ्रेशोल्ड है उसको बहुत कम कर लिया है। यानी अब अगर कोई वाक़या होगा तो भारत फ़ौरन अटैक करेगा। और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि फ्यूचर में इस ट्रेंड को किस तरह रोकना है कि भारत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक्स करने के काबिल ना हो। ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह प्रीएम्प्ट करना है भारत के हमले को और आइंदा पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं होने देनी, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर एक क्रेजी सेटअप मुसल्लत है
जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर सकता है। और मुझे उनकी आर्मी पर तरस आ रहा है जिनको पाकिस्तान के आगे लाकर खड़ा कर दिया है कि आप जाके हमले करो, आप जाकर बातचीत करो, आप जाकर सारी स्टेटमेंट्स दो। और ख़ुद मोदी सरकार पीछे हो गई है और इन मिलिट्री एक्शंस को अपनी पॉलिटिकल रैलीज में कैश कर रही है कि देखो हमने ये एक्शंस किए हैं। पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली एनालाइज करना पड़ेगा कि इस मैडनेस का मुकाबला किस तरह करना है। जैसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इशारे दिए कि दोनों साइड्स में सेन माइंड्स मौजूद हैं, अक्लमंदी दोनों तरफ है। और इसी तरह साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि डायलॉग के हवाले से मैकेनिज्म्स डेवलप होने चाहिए। तो दोनों मिलिट्रीज ये करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, लेकिन जो मैडमैन पॉलिटिक्स है वो आड़े आ जाती है और वो पीस को तबाह बर्बाद करती है। इसको किस तरह मैनेज करना है पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगली जंग में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान मोदी की इस फ्लॉड स्ट्रेटजी को काउंटर कर सकता है जिसके पीछे कोई क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या पाकिस्तान इन अंधाधुंध एक्शंस के खिलाफ एक वॉल क्रिएट कर सकता है जिससे इस रीजन में पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस क्रिएट करे, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करे? क्या पाकिस्तान के लिए मोदी सरकार की मौजूदगी में ये करना मुमकिन होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।